नाज़रीन, जब से पीडीएम बनी है हमने देखा है कि ऑपोजिशन की जो सियासत है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत की तरह बार बार यू टर्न लेती हुई नजर आती है। इस्तीफे दे रहे हैं, इस्तीफे दे सकते हैं, इस्तीफे देने वाले हैं। हमने इस्तीफे इकट्ठे कर लिए हैं, मुनासिब वक्त के ऊपर इस्तीफों का ऐलान किया जाएगा। जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, फरवरी में हुकूमत चली जाएगी, अप्रैल तक की डेडलाइन देते हैं। ये वो तमाम बयानात है जो पीडीएम की क़यादत दे चुकी है। जबकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से जो रिस्पांस आता था वो रिस्पांस पैनिक्ड रिस्पांस नहीं होता था। बहुत सुकून से कहा जाता था कि अगर आपने इस्तीफा देना है तो फिर इस्तीफे देते क्यों हैं। और जो लोग इस्तीफों की बातें करते हैं वो अब ज़िमनी इंतखाबात में और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो कैलकुलेशन थी कि पीडीएम की क़यादत कभी भी मुस्ताफी नहीं होगी वो दुरुस्त थी। और मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में पीडीएम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कहां लेकर जा रही है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जो स्कूल्स खोलने के हवाले से जो आज मशरूत फैसला सामने आया है वफाकी वजीर तालीम की जानिब से डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम जमशेद चीमा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम मियां मोहम्मद हबीब साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। राना अरशद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो पीडीएम का बयानिया था कि हम असेंबलियां जो है वहां से इस्तीफे दे देंगे, असेंबलियां जाली हैं, अब उन्हीं जाली असेंबलियों से आप सेनेट इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात में भी जा रहे हैं, इस्तीफे देने से भी घबरा रहे हैं, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप क्योंकि बड़ी फ़हम फरास्त रखते हैं और यही वजह है कि हम आपको सलूट भी करते हैं और माशाल्लाह आपके इस पॉइंट में बड़ा वज़न है। तो मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि पीडीएम ने या मुस्लिम लीग नून ने ये कभी नहीं कहा था कि हम जो इस्तीफ़े हैं वो फ़लाँ डेट को स्पीकर के पास जमा करवा देंगे। बिल्कुल हमारी डेडलाइन थी 31 दिसंबर कि तमाम पार्टीज़ के MNA MPs जो हैं वो अपनी पार्टी के हेड्स के पास जमा करवा देंगे। किस लिए जमा करवा देंगे? वो जमा इसलिए करवा देंगे कि जो पीडीएम का फैसला होगा जब वो स्टेप बाय स्टेप तय करेंगे कि ये ऑप्शन कब अवेल करना है तो उनके इस्तीफे उनके पास हो गए तो वो फौरी तौर पर जो ऑप्शन है उसको अवेल कर दिया जाएगा। जाने पीडीएम की क़यादत ज़िमनी इंतखाबात में, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर रही है, दूसरी जानिब आप अपने अरकान से इस्तीफे जमा कर रहे हैं। आप तो बड़ा आसान ग्राउंड दे रहे हैं पीटीआई को। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं। वैसे अकबर साहब, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं, हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम वोट की इज्जत और एहतराम चाहते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये तो 25 जुलाई को ही 2018 को ही मैं समझता हूँ कि डिस्प्यूटेड और एक आरटीएस सिस्टम का सो जाना जो आज तक शायद आपके पास कोई रिपोर्ट हो कि वो क्यों सो गया था, किसने सलाह दिया था, किसने उसको वो सारा प्रोसेस किया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, में नहीं सुलाया हाँ नहीं, हर जगह पे वो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो जलसों का स्टेप बाय स्टेप अनाउंसमेंट की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह दाता की नगरी में 13 दिसंबर को बहुत अच्छा बहुत बड़ा जलसा हुआ। उसके बाद रैलियाँ, और वो जो रैलियाँ हम निकाल रहे हैं डिवीजनल हेडक्वार्टर्स बड़े शहरों में, कल अल्हम्दुलिल्लाह भावलपुर में रैली थी और जो मैं समझता हूँ मैकडोनल्ड चौक से शुरू हुई थी, लोग पैदल थे, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, साथ था। और रात तो भावलपुर में राना साहब आपके ऊपर पर्चे हुए पीडीएम पे? मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह की जात का करम है कि इंसाफ होते होते हमें एक पर्चे का और इंसाफ मिल गया, हो गया। ठीक है, मैं वापस आपके पास आता हूं। मियां हबीब साहब, मुझे आप बताइएगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत इस वक्त क्या सोच रही है? पीडीएम क्या शशोपंच का शिकार है या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ को मायूस किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वैसे इकबाल साहब। मेरा ख्याल है कि अगर हकीकत पसंदाना, मेरा सियासी तज्जिया है कि
पीडीएम अमलन जो है ना वो टूट चुकी है। अब वो कितनी देर चलती है, रख रखाव के लिहाज से, मुंह लिहाज और मुंह मुलाजे के तौर पर पीपल्स पार्टी इनका साथ कितनी देर देती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब कितनी देर चलते हैं, लेकिन अमलन जो सूरत हाल है ना वो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने, और हम बहुत पहले से कहते थे, आप याद करें कि आपके ही मुतअद्दिद प्रोग्रामों में हमने इस बात का इरादा किया था कि पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून के हाथों से ही मरवाएगी, और वही कुछ हुआ है कि उन्होंने वहां ला खड़ा किया है जहां इनको पानी भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीएमएल-एन को और मौलाना फजलुर रहमान से साइड पर करके समझौता कर लिया है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपनी गेम पर हैं, पीपल्स पार्टी अपनी गेम पर है, और आखिर में जो रह जाना है वो मुस्लिम लीग नून ने और महमूद अचकज़ई साहब ने और एएनपी ने रह जाना है। बाकी और पश्तीन जो हैं वो शायद इनका साथ दे दें। बाकी मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी गेम पर और ये जो लड़ेंगे और वो सेनेटर बन के कुछ कर लेंगे। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल, ये मुल्क दुश्मन बयानिए को टो कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मन है। मियां नवाज शरीफ जो 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं, उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब है कि उनकी शहरियत कैंसिल करनी पड़ेगी, ये सब ठीक है? बहुत कुछ इस वक्त जो है ना, यही मैं बता रहा था कि सियासत में जो होता है ना, सबसे ज्यादा जो सियासी जमातें होती, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, सगे बहन भाई माँ बाप एक दूसरे को मरवा भी देते हैं और सियासत में हाथ भी कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने ये महसूस किया कि उनके लिए ज्यादा बेहतर ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को टो करे, ना कि मियां नवाज शरीफ के बयानिए को टो करे, तो वो उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हुई हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान की जमात में जब टूट फूट शुरू हुई तो उन्होंने भी जो है वो, आप देखिएगा आज मेरी पेशीन गोई है, अभी तो हालात ऐसे नहीं है, लेकिन वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और जब वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। मियां नवाज शरीफ, अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान क्या वाकई मुल्क दुश्मन है? नहीं, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है, देखिए गवर्नमेंट भी ये नहीं कहती, क्योंकि इस वक्त उनकी जो जिस किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं अदारों के खिलाफ, इमरान खान साहब खुद भी कर चुके हैं, वो कर चुके थे ना उस वक्त, जी बिल्कुल वो कर चुके थे, उस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई होती, तो अब तो वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं ना। इसका मतलब यह हबीब साहब की जो बातें माजी में इमरान खान साहब कर रहे थे और हाल में नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो अगर इमरान खान मैं फर्क बताता हूँ आपको, शरीफ साहब कैसे मुल्क, जी मैं आपको फर्क ये बताता हूँ, मैं उनको मुल्क दुश्मन नहीं कहता, ठीक है, लेकिन मैं फर्क मैं ये बताता हूं कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि हम जो है रावलपिंडी का गिराव करेंगे, कभी उन्होंने फौज के साथ बराह रास्त टक्कर लेने की इस्तेमाल किए थे, कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में की थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम रावलपिंडी की तरफ रुख करेंगे, ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, उस वक्त उनकी हैसियत जो थी वो इस तरह की नहीं थी कि वो थ्रेट थे, ठीक है। अब ये सियासी जमातें जो है ना, ये बजाय हुकूमत को थ्रेट देने के ये अदारों को थ्रेट दे रही हैं, तो इस वजह से जो है वो चूंकि मामला कहीं और जा रहे हैं, हालात इस किस्म के नहीं है कि इस किस्म के थ्रेट। मैं वापस आपके पास आता हूं। जमशेद चीमा साहब, आप लोगों की हुकूमत ने पीडीएम का जो लाहौर में जलसा हुआ था उसमें पीडीएम की क़यादत के ऊपर पर्चे दिए, आप लोगों की हुकूमत ने बहावलपुर में जो पीडीएम ने रैली निकाली उसके ऊपर पर्चे दिए, और कल आप लोगों की हुकूमत ने कल एक बहुत बड़ा जनाजा हुआ लाहौर में, उसके लिए ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया, तो आप लोग बंदा देखकर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी का पर्चा देते हैं? मैं समझता हूँ कि पहली बात तो मैं ज़रूर इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, जो बात आप कर रहे थे कि सर इस आंसर से आ जाए तो जहाँ मर्जी जाए। जी मुझे उधर से थोड़ा आ जाने दें कि बेसिकली आप कह लें कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की बात है कि पीडीएम का हिस्सा है, पीडीएम का हिस्सा पीपल्स पार्टी कभी नहीं थी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का अपोजिशन करना बनता नहीं है, लिहाजा आप कह लें कि आप लोगों ने की है 5 साल 2013 से 2018 तक। मैं समझता हूँ कि देखें हम कभी किसी इस तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मैं डिफरेंट परवेज खटक बाकायदा धरने में शरीक थे। मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने किसी भी इस तरह के इत्तेहाद का जो गवर्नमेंट मुखालिफ हो और इत्तेहाद हो उसमें मतलब हमने आप कह लें इस तरह का नहीं किया, हम इंडिपेंडेंट जो कुछ किया
सो वो इनका हिस्सा नहीं थे, ये बिल्कुल अलग-अलग पोजीशन है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की और फजलुर रहमान साहब की। फजलुर रहमान साहब को पैसे बनाने वो बना रहे हैं, उनकी रेडी ठीक लग रही है माशाल्लाह। पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, वो बिल्कुल बिलावल को लॉन्च कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पे, जलसा ये इकट्ठा करते हैं, बंदे ये इकट्ठे करते हैं, वो आके तकरीर कर जाते हैं। बाकी रह जाती है मैं समझ जहाँ जहाँ जब आपने कहा सोच क्या रही है इनकी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, वो सोच रही होती तो शायद ऐसा ना होता। इस वक्त पार्टियां, जो मैं बार बार कहता हूँ कि पार्टियां कौम का सासा होती हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब ये एक लाइबिलिटी बन गए, और वो अपने आप को तबाह करें, अपने खानदान को करें, ये उनका हक है, उनका जो कुछ भी करना चाहिए करें, लेकिन एक पार्टी को जो कौम का असास है आप उसको समझते हैं कि 3 दफा के साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अख्तर मेंगल साहब, महमूद खान अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, ये सब मुल्क दुश्मन है चीमा साहब? देखिए उनका एक्शन यही है, बिल्कुल इसमें कोई वो मुल्क दुश्मन है। मैं कह रहा हूँ ना कि उनका एक्शन यही है ना बेसिकली। मैं क्यों वो हो सकता है कल को ठीक हो सकता है इससे बढ़ जाए, लेकिन इस वक्त उनका एक्शन जो है, क्या एक्शन है जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो मुल्क दुश्मन है? देखिए इस वक्त आप कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा काम, कौन सा ऐसा प्रोपेगेंडा, कौन सी ऐसी लॉबिंग नहीं है जो आप कह लें कि इस मुल्क के अदारों के, इस मुल्क के, यही बात के खिलाफ, यही बात है। मैं देखिए मुझे आप हबीब साहब से बात कर रहे थे ना, एक वीडियो की बात कर रहे थे, मैं एक नहीं दर्जनों मैं देखना चाहूंगा ना, मैं देखना चाहूंगा। नहीं देखी? नहीं मैंने नहीं देखी, बाकी नहीं देखी। आपको पता है मैं सच बोलता हूँ या नहीं बोलता, आपको पता है, आपको पता है यार, मैं देखना चाहूंगा ना। आप क्यों बताते हैं, इसके बाद में दिखा देना। इसका मतलब ये है अगर मैं आपको दिखा देना तो उसके बाद मैं आपको एक जो मैंने वीडियो देखी है उसमें इमरान खान साहब सेम वही बातें कर रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ देख लेंगे, अल्फाज भी देख लेंगे, नहीं है, और इमरान खान साहब को मैं देखना चाहता हूँ ना, मैं कौन सा इनकार कर रहा हूं? ठीक है, आप वाकई इनकार कर रहे हैं, मुझे हैरत है कि आप जैसे सीजन वर्कर ने नहीं देखी है। मुझे ये बताइएगा कि भावलपुर पीडीएम की रैली के ऊपर एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर पर्चा, लाहौर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर पर्चा, और खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे के लिए ट्रैफिक प्लान, क्या ये खुला तजाद नहीं है चीमा साहब? मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी एक इमोशनल सी फजा बन जाती है, अदरवाइज कानून के यानी जो अगर रिलीजन इमोशनल होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे। जनाजा डिफरेंट बात है, जनाजा डिफरेंट थोड़ी बात है, वहां पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं होती, नहीं उस पर होनी चाहिए और पाबंदी भी होनी चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट बन जाता है। बाकी कानून की नजर में एक ही बात है। नहीं, कानून की नजर में एक ही बात है तो फिर इनके ऊपर पर्चे नहीं होते, उनके ऊपर पर्चे होते हैं। वो रियासत जो होती है वो फेस नहीं देखती, वन टाइम एक्टिविटी और बात है। आप प्लान करके पूरी कौम को कोरोना में धकेलना, वहाँ कोरोना फैलाना, लॉ को चैलेंज करना, लॉ अबाइड ना होना, ये बिल्कुल डिफरेंट बात। 10 दिन पहले वजीर आजम इमरान खान ने, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने और आईजी इस्लामाबाद ने 1200 पुलिस वालों की पासिंग आउट परेड में इस्लामाबाद में शिरकत की, और एनसीओसी के मुताबिक 300 से ज्यादा लोगों का जो इकट्ठ है वो कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी है, उन पर पर्चा होना चाहिए। नहीं, बेसिकली बात है कि आपने एसओपी जो हैं वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने फॉलो किए हैं। बेसिक एसओपी 1.5 फुट का फासला, 1.5 फुट का फासला एक कैडेट से दूसरे कैडेट का, ऐसी तकरीब हो ही नहीं सकती थी चीमा साहब। मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि 300 के 4 थे, 600 के 2 थे, या 1200 का 1 था, या 1200 का था या नहीं। राना साहब, ये खबर आपकी नजर से गुजरी थी ना? मैं समझता हूं कि यकीनी बात है कि जो बात मीडिया में आए, जहां वजीर आजम हो, वजीर आला हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, वहां पे हम लोग तकरीबात करते हैं, वहां पे आप पहले कोरोना के एसओपीज की नहीं कोरोना एसओपीज की बात करें, या जो एनसीओसी का ये 300 से ज्यादा लोगों का इकट्ठ नहीं हो, मैं कहता हूं उसको फॉलो किया जाता है। 1200 लोगों का इकट्ठ किया जाता है, वो पोजीशन क्या थी, कहां पे इकट्ठे थे या नहीं, तो मुझे पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कोई भी जुर्म करेगी तो उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं होगा। मैं यही कह रहा हूं कि जितनी भी तकरीबात लाहौर में होती हैं, लाहौर में तो हम शामिल होते हैं, वहां पहली बात ये तय होती है कि जनाब जहां भी गवर्नमेंट ऑफिशियल तय होगा वहां पे एसओपी जो ठीक है। मुझे मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म ऐसी तकरीब करें। राना अरशद साहब, ये बताइएगा कि मियां हबीब साहब ने भी जमशेद चीमा साहब से इत्तफाक किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का, मौलाना फजलुर रहमान का जो बयानिया है वो मुल्क दुश्मन बयानिया है, वो दुश्मन की जबान बोल रहे हैं। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? अवैध साहब, गवर्नमेंट के दफातर में गवर्नमेंट के अवाम के टैक्सेस के पैसे से एंजॉय करने वाले अवाम से मोहब्बत की ज़बान बोल रहे हैं। ये मोहब्बत में
15 दिन में 2 दफा आपने पेट्रोल और डीजल और मट्टी का तेल सबसे ज्यादा महंगा किया, ये बड़ी मोहब्बत है ना आपकी। और जो कल 22 साल एक नौजवान को 22 गोलियां मारी, सुबहान अल्लाह, क्या बात है। वो हम जैसे हमारे बेटे ना बच्चे हैं, उसी तरह वो भी किसी का बच्चा था, बाप उसका बाप रो रहा है। और वो टेक्निकल कॉलेज रावलपिंडी से बेड़ा गर्क करने वाला शख्स शेख इमरान, शेख रशीद साहब, नहीं, शेख इमरान न्याजी साहब, उसको इसलिए कहता हूं कि न्याजी साहब कहते थे कि मैं इसको चपड़ा से नहीं रखूंगा, और अब उसने ऐसा छक्का मारा कि उस शेख ने छक्का मारा कि न्याजी साहब से उनकी पार्टी की वजारत दाखिला ऐसे छीन ली, ऐसे छीन के सीना तान के खड़ा। भाई उसने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया, उसने कर्जे जो लिए थे वो अपनी जगह पर, उसका सारा डबल ट्रिपल हो चुका है। 1000 से ज्यादा लोग, मैंने आपसे पूछा क्या था, आप क्या कह रहे हैं? मैं यही पूछ, मैं यही कह रहा हूं कि सब कुछ मैंने अखबार में पढ़ लिया है। कोरोना से लेकर, सुने, दोबारा सुन ले राणा साहब, मैंने ये पूछा कि मियां हबीब साहब एक न्यूट्रल सहाफी और तज्जियाकार हैं, उन्होंने जमशेद चीमा साहब से इत्तफाक किया है कि मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, पीडीएम की लीडरशिप इस वक्त मुल्क दुश्मन बयानियां बोल रही है। अब ऐसा मैं थोड़ा सा पढ़ा हूंगा, शायद 7 पढ़ाऊंगा 8 या मैंने आपका सवाल सुन लिया था, अब मेहरबानी करके आप जवाब भी सुन लें। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि पीआईडी के दफ्तर में बैठकर झूठ बोलने वाले वुज़रा, वो फैसल वावडा जिसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है लंदन में, यह है रियासत मदीना का नाम लेने वाले, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और जो दिसंबर 2015 में इमरान खान साहब इसी टोले को लेकर जाकर मोदी को वादे देकर आए थे, उन पर अमल हो रहा है। वो भी हम कहते थे, इमरान खान साहब ने कहा था कि मोदी जीतेगा तो मकबूजा कश्मीर आजाद होगा। ये इमरान खान साहब ने कहा था कि ट्रंप हमारा सालसी है, कश्मीर आजाद होगा। अब जो जुमे को जो जुमे अंदर रैली निकालते थे न्यायी साहब, इनसे बड़ा धोखा अवाम को कोई दे सकता है? इस धोखे को आप क्या नाम देंगे? मियां नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से प्यार करते थे, प्यार करते हैं, और अल्लाह ताला की रहमत से वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और पाकिस्तान को एटमी ताकत भी उन्होंने बनाया था। इससे ज्यादा प्रेशर था इंटरनेशनल। हमें इल्जाम लगाने वाले, मैं कहता हूं कि वो तमाम काम कर रहे हैं। अगर मोदी इंडिया में किसानों को जिबा कर रहा है, डंडे मारा, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने हमारे लाहौर में दादा की नगरी में ठोकर न्याज बेग में डंडे मार मार कर किसानों को शहीद किया है। इंडिया का बयानिया, और मैं ये कह सकता हूं आज कश्मीर छिन चुका है। एक बात का जवाब तो बता दें मुझे, आज उनके तर्जमान यहाँ पर बैठे हुए हैं। राणा साहब, ये गैर मुल्की बयानिया है, आपको लगता है तईद कर रहे हैं। पाकिस्तान हम तो मुफ्ते वतन थे, मियां नवाज शरीफ का भी मुफ्ते वतन था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया है पीएमएलएन को, पीडीएम के अंदर। ये आप कह सकते हैं, मैं पूछ रहा हूं किस चीज का धोखा? और मेरे भाई अभी 15 नवंबर को इलेक्शन जीबी में होता है, हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किया है, हमारा एक दूसरे का मंशूर रहता है। 25 जुलाई को हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किया था, अभी जिमनी आएंगे फरम एक दूसरे के। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, इस मुल्क में इलेक्शन के नाम पर धांधली हुई है, हबीब साहब, महंगाई, बेरोजगारी। हबीब साहब 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर मरियम नवाज बिलावल भुट्टो के साथ बैठी थी, और उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला का इजलास हुआ जिसमें इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात की गई, उस हवाले से वो एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं था मरियम नवाज के लिए? हबीब साहब, बहुत बड़ा सेटबैक है। मेरा ख्याल है कि वो देखें, एक तो मैं समझता हूं कि मिसाके जमहूरियत ने नजरियाती बरकत तबाह कर दिया। पाकिस्तान में ना 2 नजरिए बड़े मजबूत थे, एक भुट्टो का नजरिया था और एक एंटी भुट्टो का नजरिया था। उसके बाद तहरीक इंसाफ को जगह ही इस वजह से मिली कि मिसाके जमहूरियत करके ये दोनों ने आपस में मुकमका कर लिया। अब क्या हुआ कि जितना मैं समझता हूं मुस्लिम लीग अभी भी ये वापस आ जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना इनको इतना नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून की सियासत तबाह होने की तरफ जा रही है। क्योंकि देखें कि कभी भी मियां नवाज शरीफ ने इस तरह नहीं किया था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाया हो, वो गड़ी खुदा
मुताबिक जाके वो जो है भुट्टो की कब्र पर फूल चढ़ाते हो। बेनजीर की उन्होंने जब शहादत हुई वो उस वक्त जरूर वो गए थे हॉस्पिटल में, लेकिन वो उन्होंने इस तरीके से पीपल्स पार्टी की बैत कबूल नहीं की थी। इन्होंने तो सियासी तौर पर मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की बैत कबूल कर ली हुई है, और इसका मुस्लिम लीगी नून का वर्कर जो है ना, जो नजरियाती वर्कर था मुस्लिम लीगी वर्कर, वो उसमें शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। और ये इसका आप अंदाजा उस वक्त लगाएंगे, अभी मेरे भाई अरशद साहब जो है ना, राना अरशद साहब बड़े जज्बाती हैं, ये इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन अगले इलेक्शन में आप देख लीजिएगा मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का रद्द-ए-अमल क्या होता है। अच्छा, मुझे जमशेद चीमा साहब एक बात बताइएगा कि सेनेटर रहमान मलिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, साबिक वजीर दाखिला भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि मुल्क का जो भी साबिक प्राइम मिनिस्टर होता है उसे रेड पासपोर्ट जारी किया जाता है, और रूल्स के तहत वो रेड पासपोर्ट ताहयात होता है, वो मनसूख नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनरी पासपोर्ट मनसूख किया जा सकता है, लेकिन उसको मनसूख करने से पहले शहरियत को खत्म करना जरूरी है। तो आपकी गवर्नमेंट ये करने जा रही है चीमा साहब? देखिए, मुझे सच्ची बात है लीगल पोजीशन का नहीं पता, उस पर कमेंट करूंगा मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक बंदा यहाँ से एक सर्टन पीरियड के लिए इलाज कराने गया और वापस नहीं आ रहा, लिहाजा उसको वापस लाने के लिए जो कुछ भी गवर्नमेंट को करना पड़ा करेगी गवर्नमेंट। लिहाजा आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कंटेक्स्ट में ना देखें, आप एक मुजरम के कंटेक्स्ट में देखें, और कानून ने अपना रास्ता। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जवाब दिया है कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर तमाम तर इल्जामात सियासी हैं, इसलिए हम उन्हें जलावतन नहीं कर सकते। देखें, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें या बहुत सारी गवर्नमेंट आप कह लें सेफ हेवन्स हैं क्रिमिनल्स की। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेफ हेवन है? डेफिनेटली दुबई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और कुछ मुल्क हैं, स्विट्जरलैंड है, और कुछ मुल्क हैं, ये सेफ हेवन्स हैं। आप कह लें कि पनामा भी उनमें से है। नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेफ हेवन नहीं है, वहां पर बरतानिया चोरी के पैसों की का सेफ हेवन है। बहुत सारे दुनिया के क्रिमिनल वहां पे होते हैं। ठीक बात है। नहीं, मैं तो इस वजह से कहूंगा कि एमकेएम के बानी सरबरा भी वो देख लें उनके पाकिस्तान में कितने मुकदमात और किस तरह का सेफ हेवन है। ये आज तक उनको नंबर ला सके ना, उनके खिलाफ कोई के कवानीन का इतलाक। सर, मैं कह रहा हूं कि मैं गोरों को बेईमान समझता हूं, ठीक है, मैं उनको मुनाफिक समझता हूं। वो दूध में पानी मिलाते हैं यार, दूध में पानी नहीं मिलाते, वो दवाइयों में मिलावट करते हैं। सर सुन लेना, झूठ बोलते हैं। यार, दो फिक्रे बोलने की इजाजत देना, आप फिक्रे नहीं बोलने देते आप दरमियान में। अच्छा, बेसिकली मैं कहता हूँ ये वो लोग हैं जो आप कह लें मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं, आप कह लें कि रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ये आप जो एथिक्स की बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा अनएथिकल ये हैं। सारी दुनिया से चोरी का पैसा अंडर डेवलप कंट्रीज से, डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप वर्ल्ड कर जाता है, और वो बड़ा सेफ है वहाँ पे, उनको बाकायदा इज्जत एहतराम से रखा जाता है। और बरतानियों में से एक है। मैं बरतानवी गवर्नमेंट को मुनाफिक समझता इस मामले में। बिल्कुल, मैं यहाँ कोई डिप्लोमेटिक वर्ड नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ मुनाफिक समझता हूँ मैं। बाकायदा चोरों के ये साहूकार हैं, ये रस्सागीर हैं, ये पैसे छुपाते हैं वहाँ पे। नवाज शरीफ को यही मुझे एक ब्रेक लेनी है, और गवर्नमेंट पार्टी में होते हुए इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के बापर रिमार्क्स पास करना मेरे लिए एक हैरत की बात थी। जरा सी हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट के साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पीडीएम की सियासत और उसकी थ्योरी के ऊपर, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के डिलीवरी पैरामीटर्स हैं या परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, वो हम देखते हैं कि दिन ब दिन रूबाए जवाल है। एक छोटी सी मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के दौर में जब कराची वाले लाहौर आते थे तो लाहौर की सफाई सुथराई देखकर मिसालें दिया करते थे कि यह पाकिस्तान के साफ तरीन शहरों में से एक है इस्लामाबाद के। लेकिन आजकल लाहौर को जब हम देखते हैं तो वो एक अमली तौर पर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। इस वक्त लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव से भी नीचे जा चुकी है। लाहौर की मरकजी शाहराहों में, पार्क्स में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं जिनसे ताफुन उठ रहा है, और उस कचरे के ढेर को उठाने वाला कोई नहीं है। हमने 22 दिसंबर को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तर्जुमान को जब लाइन पर लिया था तो उनका यह कहना था कि 3 दिन के अंदर यह बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, लेकिन यह बैकलॉग अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। मियां हबीब साहब, आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस सेक्टर में पीटीआई ने मायूस किया है लोगों को नून लीग के मुकाबले में? देखिए, वैसे तो ओवरऑल परसेप्शन यही है, लेकिन लाहौर की सफाई का मामला कुछ और है। ये एक तुर्की की कंपनी जो है जिनके साथ इनका सफाई का माहिदा हुआ था, उनके साथ शायद मामला उस तरह के नहीं रहे, या वो टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो उनको पूरा नहीं कर सके, और वो उस वजह से ये सिर्फ अब नहीं हुआ,
ये ईद पर भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, और ये सर, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, आप भी इसी शहर में रहते हैं। ईद पर इस तरह कचरे के ढेर नहीं लगे थे। उससे पहले ईद से, माफ कीजिएगा, ईद से पहले 2 साल से के बड़े अंदर 8 मैनेजिंग डायरेक्टर्स तब्दील किए गए हैं। आपने टर्किश कंपनी को, जो सुबह रोज 7:59 पर मेरे घर के आगे से कूड़ा उठाया करती थी, वो लोग किधर चले गए? ये सारा जो एक निजाम मियां शहबाज शरीफ साहब कायम करके गए थे, उसको रिटेन भी नहीं कर सके। आप शायद मेरी बात फॉलो नहीं कर सके। मैं भी यही अर्ज कर रहा था कि शायद ये तुर्की की जो कंपनी के साथ इनके मामला तय हुए थे वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। शायद डिस्टर्ब होने से बचाना, उनको ये पूरा नहीं कर पा रहे, या कुछ मामला छुपाए जा रहे हैं, उसकी वजह से ये, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये पहली दफा ये कचरा कुंडी नहीं बनी। इससे पहले भी 3 बार वो हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस फेलियर समझते हैं? बिल्कुल, लाहौर की सतह पर अगर देखें ये मैनेज नहीं कर पा रहे सेहत और सफाई के मामला की सफाई जो कि ऑलरेडी हो रही थी, अगर उस निजाम का बेड़ा गर्क कर देते हैं तो बकिया निजाम के साथ क्या कर रहे होंगे? ये इस बारे में जो है ना वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप एक चीज को जो है ना वो सामने रखकर पूरे सिस्टम को ना उसी खाते में डालें। लेकिन सफाई के मामले से मैं समझता हूं कि बाकी लाहौर के शहरी बहुत ज्यादा तंग है। ये वाकई एक संजीदा लोगों का मसला है, इसको हल होना चाहिए। अब ऐसा गुजारिश ये है, आपने प्रोग्राम किया था और मैं भी उस प्रोग्राम में आपने बुलाया था। गुजारिश ये है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट बड़ी याददाश्त है वैसे आपकी राना साहब। और आपने वो जो स्पोक पर्सन थे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट, जी हाँ, जो हमसे सवाल कर रहे थे, उन्होंने 4 दिन का वादा, दावा और आपसे कमिटमेंट की थी कि विद इन 4 days नीट एंड क्लीन। तो मैं फिर अर्ज करूंगा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये आपका कप है, ग्रीन एंड नीट पाकिस्तान। क्या बात है, वेल डन। वो डीजी खान वाले उस्मान बुजदार साहब और माशाल्लाह माशाल्लाह पर ला रहे हैं। तो मैं कर रहा हूं कि डायरेक्ट सीएम ही उसको लुक आफ्टर करते हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट। अगर वो एग्रीमेंट्स गलत थे तो 2.5 साल इंतजार क्यों किया गया? फौरी तौर पर ये सीएम की और कैबिनेट की पावर उन एग्रीमेंट्स को कैंसिल कर देते। और अगर उनका 2 अरब या 3 अरब या 4 अरब गवर्नमेंट ने देना है, तो फिर ये क्या तरीका है कि उनसे काम भी ले, उनसे लेबर भी करवाए और उनके ड्यूज ना देना? ठीक, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ज्यादती है और हकीकत में ये गवर्नमेंट का फेलियर है। और ये एक महकमे में यही हो रहा है। मैं आता हूं, मुझे जमशेद चीमा साहब ये बताइएगा कि आप लोगों की गवर्नमेंट जो लाहौर शहर के अंदर सफाई सुथराई का निजाम एग्जिस्ट कर रहा था, जगह जगह शहर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ये परफॉर्मेंस है पीटीआई की? पहले आप कहें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन पावर ये सारा कुछ एग्जिस्ट करता है, उसमें तो कोई शक नहीं है। बेसिकली कहीं में से इसमें कोई है, आप कह लें कोई लीगल इशू है, जल्दी सॉल्व होना चाहिए था, ये डिले हो गया, नहीं होना चाहिए था। 12 मिलियन के लोगों को इस बात पे इस तरह की चीज़ें डिले नहीं की जा सकती, ना होनी चाहिए थी। सो मैं समझता हूँ कि कंक्लूड हो जाएगा इंशाल्लाह, तो निज़ाम फर्दर बेहतर होगा। जी नहीं, मुझे जमशेद चीमा साहब ये बताइएगा कि लोग जो है पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर के, वो परेशान हैं, जगह जगह वो उनका जो नंबर है वो काट दिया जाता है जब आप हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि हम किसको जाकर कहें कि हमें हमारा वही शहर वापस कर दे जो हमारे पास कुछ महीने पहले तक एग्जिस्ट नहीं, हम आपसे ये शहर डेफिनेटली बेहतर करके देंगे। वो पानी की आप पहले कंजर्वेशन के हवाले से हो, वो प्लांट्स के हवाले से हो, वो सफाई के हवाले से हो, वो बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से हो, बेहतर देना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे सर एक मिनट, इंसानों की तरक्की माकूस नहीं होती, आगे को होती है। सो ये एक नेचुरल फ्लो है, लिहाजा हम वो देंगे। लेकिन ये कंक्लूड जल्दी होना चाहिए था, डिले हुआ है, हम इस कोताही को मानते हैं, हम इसको ठीक करेंगे। जमशेद चीमा साहब ये बताइएगा कि अगर पीडीएम वाकई इस्तीफे देकर गवर्नमेंट को सरप्राइज देती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखें, आप ना थोड़ा सा एक स्टेक होल्डर और नॉन स्टेक होल्डर दोनों को अलग करें। फजलुर रहमान स्टेक होल्डर नहीं है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज या कैप्टन सफदर स्टेक होल्डर नहीं है, शहबाज शरीफ स्टेक होल्डर है। ठीक है, आप कह लें कि ये जो हकान अब्बासी है, बाकी लोग स्टेक होल्डर हैं। मैं आपको ना, नहीं, मरियम नवाज कैसे स्टेक होल्डर नहीं है? वो भी तो पाकिस्तान में है ना, असेंबली से बाहर बैठी हुई हैं। मैं कह रहा हूँ, आप जस्ट मेरी बात को लिख लें, ये इस्तीफों की बात सिर्फ वो लोग करेंगे, बाकी लोग ना सिर्फ फर्द फन करेंगे कि जब होना जो नहीं है तो ये नॉन स्टेक होल्डर करेंगे। इस वक्त आप कह लें मरियम नवाज या नवाज शरीफ की दौलत को बचाने का इशू है और नॉन स्टेक होल्डर हैं, ये एग्जिट पाथ पे हैं, ये सियासत इनकी नहीं है। जिन लोगों की सियासत
सियासत है वो जो कुछ मरियम नवाज कर रही है वो ये नहीं करते। अदारों के साथ या एक ग्रोहों के साथ, तबकात के साथ नहीं लड़ा जाता, अफराद पे तनकीद होती है, अफराद के साथ लड़ा जा सकता है। मतलब आप कह लें कि एक तबकात के साथ नहीं लड़ा जा सकता। मैं नहीं कह सकता कि पढ़े लिखे लोग हैं वो गलत होते हैं, मैं नहीं कह सकता अनपढ़ गलत होते हैं, मैं नहीं कह सकता सिंधी गलत होते हैं, नहीं करना चाहिए। लिहाजा आप कह लें कि जिन अदारों की परफॉर्मेंस है, मतलब आप कभी सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े, कभी फौज पे चढ़ दौड़े, कभी जमहूरियत पे चढ़ दौड़े, कभी पार्लियामेंट, तो वो जो है वो कभी नहीं होना चाहिए। लिहाजा जो सियासत करी ये नहीं। आप लोगों को ऑफर हुई थी ग्रैंड नेशनल डायलॉग? साहब मेरे भाई हैं, बाद उन्होंने ठीक की है कि अदारों पर नहीं अफराद पे बहस या पॉइंट आउट करना चाहिए। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ, आपका मैं वही अर्ज करना चाहता हूँ, आपका आइन जो है 1973 का, उसके अंडर है तमाम अदारे आपकी पार्लियामेंट। फिर कानून में अमेंडमेंट लाने का इख्तियार आपने पार्लियामेंट को दिया है। पार्लियामेंट के होते हुए जो खान साहब ने वादा किया था कि हर बुध या वेडनेसडे को वो असेंबली हाल सवालों के जवाब दिया कर देंगे, तो ये खान साहब से पूछा जा सकता है कि आप उस वक्त ठीक कह रहे थे या जो आपने किया वो ठीक है। फिर मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि आज अगर हम बात करते हैं कि किसान परेशान है तो ये कहते हैं अपोजिशन चोर है। यार अपोजिशन को पकड़ लेना। सूबाई पार्लियामेंट लीडर हमजा शहबाज साहब 2.25 साल से अंदर है, तो फिर आप अगर कंट्रोल आप भी नहीं कर सके। एक छोटी सी बात राणा साहब, जमशेद चीमा साहब भी पॉलिटिकल वर्कर हैं। मियां हबीब साहब, अगर आप भी मेरी रहनुमाई कर सके। राणा साहब, आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं। हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था कि एक डेमोक्रेसी में सिर्फ 3 इदारे होते हैं, एक पार्लियामेंट होती है, एक जुडिशरी होती है, एक गवर्नमेंट होती है, और बकिया सब उसके मातहत महकमे होते हैं। तो ये जब लफ्ज इदारे इस्तेमाल किया जाता है तो आप लोगों की प्रिसाइसली क्या मुराद होती है? क्या हमने पॉलिटिकल साइंस में गलत पढ़ा था राणा साहब? नहीं, आपने ठीक पढ़ा था और है भी ठीक। मैं अर्ज करूंगा, जैसे मैं समझता हूं कि तमाम अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, तो बार बार पीटीआई के जो ऑफिस बेरर हैं या स्पोक पर्सन की पूरी 100 अफराद की टीम, उनको बार बार अदारों का नाम लेने की जरूरत क्या पड़ती है? हम कहते हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, वो उधर उधर दाएं बाएं भाग जाते हैं। हम ये कहते हैं मेरे भी आपने डॉलर 110 से 170 पे कर दिया, वो कहते हैं वो फलां चोर था। भी चोर को पकड़ लें। अब चीनी की जो फ्रांसिक रिपोर्ट आनी थी जिसमें जहांगीर तरीन साहब डायरेक्ट हैं, तो एफआईए ने नोटिस जारी किए, एफपीआर ने पूछा तो अब क्या स्टेटस है? कोई नहीं कुछ पूछेगा। चीनी माफिया गवर्नमेंट में, आटा माफिया गवर्नमेंट में, और उसके बाद माशाल्लाह पेट्रोलियम माफिया। फिर मैं समझता हूं कि वो जो बिजली के स्कैंडल थे, जो आईपीपीज की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी, तो वो नितिन बाबर साहब बैठे हैं, 3 हफ्तों में 4 दफा बिजली महंगी की। भाई एक दफा 18 पैसे आपने यूनिट महंगा किया, एक से 32 पैसे आपने। राणा साहब, जमशेद चीमा साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी जमशेद चीमा। देखिए, हमने यहाँ 4 लोग बैठे हैं, हम चारों, मेरा ख्याल है कि हम इसलिए बैठे हैं कि हम कौम की रहनुमाई भी करें और दूसरी चीज़ों को ठीक करें। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में जो अपोजिशन को सूट करता था वो ये था कि अपोजिशन सवाल करे गवर्नमेंट से कि आपका ये चीज़ गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, आपकी ये परफॉर्मेंस क्या है। और दूसरी बात कि जहाँ जहाँ समझते हैं कि ऑटोमेटिकली नैब या एफआईए या बाकी अदारे एक्शन नहीं ले रहे, सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले रही, वहाँ जाके पॉइंट आउट करें, जिस तरह हमने पनामा का पॉइंट आउट किया, जाके हम फ्रीक बन के चले गए। मैं समझता हूँ कि जिस दिन पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म असेंबली में गए हैं हलफ लेने, उस दिन जो कुछ उनके साथ हुआ, ये जब भी जाते हैं जो कुछ होता है, तो ये अपोजिशन अपना वक्त ज़ाया कर रही है, अपना एक चांस लूज कर रही है सवाल करने का। और दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि ये बात राणा साहब जो भी कर रहे हैं, बीआरटी की बात करें, कोई करें, कौम की राणा साहब, कौम की फेवर इसमें है कि आप ये सवाल लेके चले जाएं अदारों में, ये इसका इंसाफ हो। कैसे हो सकता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ये सवाल लेके जाएं, ये केस लेके जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको रिजेक्ट कर दे, ये एफआईए सुने ना, नैब उनको बिल्कुल लाइट ले, ये नहीं हो सकता। मसला मैं जस्ट आपको बताता हूँ, यहाँ पे लाहौर इमरान खान साहब आए, हम दफ्तर में बैठे थे, वहाँ तय हुआ, हमने कहा कि सर ये जो लाहौर हाई कोर्ट है, ये जो केस है आपका स्टे का, स्टे खारिज नहीं कर रहा, स्टे लेके बैठे हुए हैं N100 जो था इमरान खान का हल्का, उस हल्के का, तो हम कहते हैं चले हम चलते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, हम वहाँ बैठे बैठे उठे हाई कोर्ट चले गए। जस्टिस अता बंदियाल
कि दफ्तर में चले गए। अच्छा, जब अंदर गए तो रश ज़्यादा था, एक दरवाज़ा उसका कब्जा उखड़ गया। अताब बंदियाल सब उठे घर चले गए, लेकिन एक हफ्ते बाद स्टे खारिज हो गया। ठीक है, सो नहीं लिया जा सकता लाइट नहीं, इनको सवाल करना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ बैठ के ये मीडिया की कंजम्पशन के लिए नहीं है, इसे प्रैक्टिकल काम। मेरा सवाल ये है कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का हिसाब कोर्ट मांग रही है, ऐसे बाबर मदई है, तो पीटीआई वेरी गुड आंसर पीटीआई ने उसका स्टे क्यों लिया हुआ है? फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जजेस ने कहा कि बीआईटी की रिपोर्ट विद इन 45 डेज बिकॉम द एफआईए, तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ स्टेक लेके जाती है। फिर मैं कहता हूं, इमरान खान साहब ने फरमाया था कि उनसे हिसाब शुरू होगा, फिर वो अपने फैमिली मेंबर, अगर मियां नवाज शरीफ साहब के फैमिली मेंबर जो हैं वो गिरफ्तार हैं, अगर हमारी बहनें बेटियां जवाब दे हैं, तो खान साहब ने यही उनको चाहिए था कि वो अपने फैमिली मेंबर्स पर अगर इल्जामात हैं तो उसका जवाब दे। यहाँ पर कानून दो बातों के जवाब मियां हबीबुल्लाह से दूंगा। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के हवाले से मुल्क की जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पीडीएम की ओरिएंटेशन है, इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पीडीएम की सियासत पर, मुल्क के मुस्तकबिल पर। मियां हबीबुल्लाह साहब, प्रोग्राम के आखिरी चंक में आप क्या समझते हैं कि साल 2021 इस्लामाबाद में तब्दीली का साल होगा या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान के तमाम नजूमी ये कह रहे हैं जी कि ये तब्दीली का साल है। मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसे मुहरकात नहीं है जिसके पेश नज़र हम ये असेस कर सकें कि ये जो है 2021 जो है वो तब्दीली का साल होगा। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ा थ्रेट पीडीएम था, वो उसमें हमें उनकी टांगों में जान नहीं नजर आती। लाहौर के जलसे के बाद उनको ठंड लग गई और नमूनिया हो गया, मेरा ख्याल है वो अब वो तितर बितर होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अदारे उनके साथ खड़े हैं। मुझे जो मैकेनिज्म बनता है ना तब्दीली का, वो कहीं वो मगरबी हवाएं और वो तो सारा कुछ जो गर्दों के बाद वो हमें नजर नहीं आती। उम्मीद पर मरियम नवाज रैलियों में शिरकत कर रही हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर रही हैं। मियां हबीब भाईजान, वो उन्होंने जो सोचा था वो हुआ नहीं, उनके हाथों से मामला निकल गए हैं। जो हासिल करना था वो मिला, पीपल्स पार्टी लूट कर ले जा चुकी है। अब देख लीजिएगा कि अभी भी, इसीलिए मैं कहता हूं कि मुस्लिम लीग के पास अभी भी अगर ये सब कुछ ठीक है राना अरशद साहब, तो मरियम नवाज तो अब भी बहुत अदब और एहतराम से बिलावल भुट्टो के साथ बैठती हैं, उनका जिक्र करती हैं, बड़े अच्छे अल्फाज में उनको याद करती हैं। अगर जो मियां हबीब साहब कह रहे हैं वो ठीक है, तो पीपल्स पार्टी तो आपकी दुश्मन हुई। अवैस इकबाल साहब, मसाके जमहूरियत पर को तकरीबन 80-85% अमल हुआ था। इशू ये है, हमने ये शौक पूरे किए 90, 93 और उसके बाद आप देखेंगे 2.5 साल के टनोर। लेकिन इशू ये है, हम कहते हैं कि जिसको वोट मिले उस वोट का एहतराम होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि नून को वोट मिले, लेकिन इशू ये है कि जो डिप्टी स्पीकर आपके बलूचिस्तान से जीते, जो इलेक्शन कमीशन ने उनको डिसीड किया, तो 62,500 वोट जो थे वो जाली थे। तो कोर्ट के स्टे पर बैठे हुए हैं, तो आज पूरा मुल्क स्टे पर इन्होंने कर दिया, पूरी गवर्नमेंट स्टे। वो जो नैब एक लेकर गई थी मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ लंदन से, जो वो माशाल्लाह इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो जो जुर्माना हुआ है, अब वो चाहिए ना। आखिरी सवाल मेरे पास खत्म हो गया। जमशेद चीमा साहब, आज पीडीएम की वजह से हुकूमत परेशान है, और जो मार्च में सेनेट का इलेक्शन होना था वो फरवरी में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि 22 करोड़ की आबादी है, 12 लाख डोजेस मंगवा रहे हैं आप लोग कोरोना वैक्सीन की, तो बकिया क्या प्राइवेट कंपनियों को फिर मुनाफा कमाने की इजाजत होगी? देखिए, 12 लाख है फ्रंट जो डेस्क के वर्कर जो है, ठीक है, फ्रंट डेस्क का वर्कर जो है जिसने बकिया आबादी क्या करे? नहीं, बकिया आबादी देखें, आपके पास फंड्स हैं, फंड्स जो हैं, फंड्स के हिसाब से आपने चलना है। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली डोज की बात है। आगे इसके लिए क्या प्लान बनता है, उसकी कीमत क्या है, अगर कीमत थोड़ी तो लगवा लेंगे और लोग और भी लगवा सकते हैं। दूसरे सेहत कार्ड में वो लोग एंटरटेन हो जाएंगे, वैसा इशू नहीं है। यहाँ पे कोई बंदा कोरोना की डोज के बगैर नहीं रहेगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मियां हबीबुल्लाह साहब और राना अरशद साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।